गाइस, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आज 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। हमने इसे पहले वीडियो में इसे पढ़ाया था, लेकिन ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने इस चैप्टर का भाग 2 बनाया है। तो हमने इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ाया था, अंडरलाइन कराते हुए आपको समझाया था। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करेंगे। जो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा राजवाड़ों का विलय। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रजवाड़े होता क्या है। तो रजवाड़ों का जो अर्थ होता है, मतलब एक राजतंत्र जहाँ पर कोई राजा होता है और वहाँ पर उसका शासन होता है, तो उसे हम राजवाड़े कहते हैं। तो इसमें जो राजवाड़ों का विलय दिया गया है, तो हम बात करते हैं कि भारत से पहले जो हमारा देश था वो था ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत 2 भागों में विभक्त था। जैसा कि आपको ये देखा है कि इसमें लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश भारत था वो 2 भागों में विभक्त था। तो जो ब्रिटिश भारत 2 भागों में विभक्त था, तो पहला तो वो हिस्सा था जिसमें ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व था, वही नियंत्रण था उन लोगों का। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो जो उसमें रजवाड़े बसे हुए थे, राजा थे, छोटी रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, छोटे मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे 5 गांव, इतनी छोटी छोटी रियासतें भी थी और इतनी बड़ी बड़ी भी रियासतें थी। जैसे हमारा शहर दिल्ली हुआ, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें भी थी, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, ये सारी बड़ी बड़ी रियासतें थी। तो इस पर क्या था कि अब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने से पहले जब ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि हमने अपना जो शासन है वो छोड़ा है, और इसके बाद जो देसी रियासतें हैं उन लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि वो स्वयं अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, या जब चाहें किसी को भी मतलब पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अपना विलय कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और भी राज्य थे जिन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। तो राजाओं ने ब्रिटिश राज की जो अधीनता, या ये कहना उचित होगा कि इनकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा था। जैसे हम कह सकते हैं कि शासन में जो शासन की सत्ता पे ये बरकरार रहते थे, लेकिन उस सत्ता में इन्होंने उनकी ब्रिटिश राज की जो अधीनता है उसे स्वीकार कर रखा था। तो जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत के सामने समस्या जो आई, वो समस्या यही थी कि आज़ादी से कुछ टाइम पहले अंग्रेजी शासन ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया था, या घोषणा कर दी थी कि जो देशी राजवाड़े हैं वो अपने आप को आज़ाद रख सकते हैं। तो यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को था, उनकी प्रजा को नहीं था। तो इससे भारत का जो एकता है, अखंड भारत है, उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो ये 500 रियासतें हैं, अगर ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगी या किसी और जगह ले जाएंगी या पाकिस्तान में ले जाएंगी, तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ये डर था। तो लेकिन इस समस्या ने कुछ टाइम बाद अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे टाइम बीता, समस्या और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो जो सबसे पहले जो श्रावणकोर के राजा थे, अपने राज्य को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया। उससे अगले दिन हैदराबाद के जो राजा थे निज़ाम, इन्होंने भी यही घोषणा कर ली कि हमारा जो हैदराबाद है वो भी स्वतंत्र रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे जो और भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में आने से मना कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों के रूप में विभाजित हो जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में हो गया था। तो जो भारत था उसका जो लक्ष्य था जो लोकतंत्र को चुनना, तो ये एक बहुत ज़्यादा भयावह कंडीशन हो गई थी। एक बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी कि देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने का डर था।
जो रजवाड़े थे उनके जो शासन के अंदर था वो अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाने वाला राज था। और रजवाड़े कभी ये चाहते ही नहीं थे कि हमारे शासन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, लोगों को अधिकार मिले, क्योंकि वह अलोकतांत्रिक था। इसलिए वह लोकतांत्रिक को लाने के लिए तैयार नहीं थे। और जो हमारा संविधान है वो लोकतंत्र को लाना चाहता था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनना चाहता था। तो ऐसे में व्यवस्था और देश को टूटने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो जो सरकार का नज़रिया था वो ये था कि कहीं हमारा जो भारत है वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे आकार के देशों में विभाजित ना हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाएं। तो जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसने बहुत कड़ा कदम उठाया या कड़ा रुख अपनाया। लेकिन मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्र के इस कांग्रेस का ये फैसला था इसके खिलाफ थी, क्योंकि लीग ये चाहता था कि राजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। तो आप जो ये चित्र देख रहे हैं इसमें जो मानचित्र बना हुआ है ये स्वतंत्र भारत से पहले का है, जिसमें ये पूर्वी पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान बना हुआ है। आज़ादी के बाद जो ये हिस्से दिखाए गए हैं ये आज़ादी के टाइम के बाद जो भारत का चित्र बनाया गया ये वो है। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो राजवाड़ों के जो शासक थे उन्हें मनाने और समझाने का कार्य जो दिया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। इतिहास में इनका देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत ही अच्छे नेता रहे हैं और हमारे देश की स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रियासतों के शासकों को समझाया, सबको सारे प्रस्ताव रखे, संधियाँ रखी, हर चीज़ जैसे भी हो पाया इन्होंने इन छोटी रियासतों से लेकर बड़ी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। आपको ये काम वर्तमान समय में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। इस काम के लिए व्यक्ति की चतुराई, युक्ति, पहलकदमी हर किसी की आवश्यकता पड़ती। जैसे उदाहरण के लिए आज के उड़ीसा में ही अगर हम बात करें तो 26 रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 15 थीं और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो ये इससे हमें पता लगता है कि जो भारत का जो दूसरा हिस्सा था उसको भारत में विलय करना कितना कठिन काम था। तो देसी राजवाड़ों की जो भारत में विलय करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और दूसरी बात ये कि भारत का जो रवैया था वो लचीला था। लचीला का मतलब ये ऐसा था कि जो भी रजवाड़ा है उसे किस तरीके से भारत में मिलाया जाए, उसकी हर मांग को पूरा जैसे भी हो पाए उसे मांग पे राज़ी किया जाए या कोई संधि की द्वारा उसे राज़ी किया, जैसे भी हो उसे भारत में विलय कराया जाए। तो भारत सरकार ने विभिन्नता सबको समान अधिकार देते हुए और सारे धर्मों का आदर करते हुए, सबके सारे धर्मों का समान अधिकार देते हुए सबको एक संधि या प्रस्ताव जैसे भी हुआ सारे रजवाड़ों को भारत में विलय कराया। तो अगस्त 1947 से पूर्वी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए थे ये रजवाड़े और ज़्यादातर रजवाड़ों से एक कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे, साइन करा लिए गए थे, एक एग्रीमेंट बनवा लिया गया था कि ये जो रजवाड़े हैं ये भारत में सम्मिलित हो गए हैं। तो इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन का नाम दिया गया और इस पर हस्ताक्षर का मतलब था कि रजवाड़े भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए राजी हैं। तो ऐसी हमारे सामने कई परेशानियां आई, ऐसी कई रियासतें थी जिन्हें मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत सरकार जो अंतरिम सरकार थी उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे हम उनका उदाहरण ले सकते हैं जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये रियासतें बहुत बड़ी रियासतें थी और इन रियासतों को भारत में मिलाना बहुत ही कठिन साबित हुआ। तो इसमें जो अंडरलाइन किया गया है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हैदराबाद।
तो ये हैदराबाद है। तो हैदराबाद की जो रियासत है वो बहुत ही बड़ी रियासत है और इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो हिंदूवादी क्षेत्र चारों तरफ से लगता हुआ क्षेत्र है। और हैदराबाद के जो शासक हैं उनका नाम निज़ाम नाम से जाना जाता है और ये विश्व में अमीरों में बड़े बड़े अमीरों में इनकी गिनती आती है। तो निज़ाम चाहते थे कि जो हैदराबाद है इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिले, इसकी एक अस्तित्व हो। तो सन 1947 जो ये दिया हुआ है ये लाइन, सन 1947 में निज़ाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 वर्ष के लिए था। इस दौरान भारत ने हैदराबाद के निज़ाम से बातचीत चलती रही। तो विलय के लिए जैसा कि बताया गया है कि भारत सरकार ने एक लचीली पद्धति अपना रखी थी कि किसी भी तरीके से इन छोटी छोटी रियासतों को, बड़ी रियासतों को अपने साथ मिलाना है, इन्हें जाने नहीं देना है, नहीं तो भारत के टुकड़े हो सकते हैं। तो इसी दौरान हैदराबाद की रियासत की जनता ने निज़ाम के खिलाफ क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वह इनके जो शासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, लोग सही तरीके से इनके शासन में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही थी। तो तेलंगाना क्षेत्र के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से बहुत दुखी थे। तो वे निज़ाम के विरुद्ध उठ खड़े हुए। महिलाओं पर निज़ाम के शासन में सबसे अधिक जुल्म को ढाने का इनके ऊपर एक आरोप था। तो बड़ी तादाद में महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर निज़ाम के लिए जो हैदराबाद के शासक थे इनके लिए परेशानियाँ शुरू होने लग गई। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक अर्धसैनिक बल तैयार किया जिसे रजाकर कहा गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है रजाकर जो ये दिया हुआ है इसमें, इसे रजाकर कहा जाता था। और रजाकार बेहद सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ये केवल एक्शन का इंतज़ार करते थे कि बस एक बार एक कमांड मिले और कमांड के बाद ये अपने एक्शन के लिए तैयार रहते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी थे। ये इसलिए ये रजाकर एक सैनिक बल तैयार किया गया निज़ाम के द्वारा और इन्होंने क्या किया कि जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर छोड़ दिया। तो आंदोलनकारियों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनकी हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए। और 1948 सितंबर में निज़ाम के सैनिकों को काबू करने के लिए भारतीय सेना आई हैदराबाद में और संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने इस जो आंदोलन के जो रजाकर बल था उन लोगों को रोका और आखिरकार निज़ाम ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया। जो हमारी अगली जो रियासत है जिसे मिलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा वो है मणिपुर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने क्या किया कि भारत में आने से मना किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद एक हस्ताक्षर पर साइन किए जिसके बदले इन्हें ये आश्वासन दिया गया क्योंकि वहाँ के शासक ने जो हस्ताक्षर किए थे वो इसलिए किए थे क्योंकि इन्हें ये आश्वासन दिलाया गया था कि आप भारत में विलय तो हो जाओगे लेकिन मणिपुर के अंदर तुम्हारी स्वायत्तता रहेगी, मतलब तुम्हारा ही शासन रहेगा। तो महाराजा ने 1948 जून के महीने में चुनाव करवाया। ये पहला राष्ट्र था जहाँ पर सार्वभौमिक चुनाव करवाए गए थे। 1948 में चुनाव करवाए गए थे और जहाँ राजतंत्र कायम हुआ था। तो लेकिन यहाँ की जो पार्टियाँ थीं उन पार्टियों के बीच मतभेद था कि पता नहीं यहाँ पर किस तरीके से भारत में विलय होगा या नहीं होगा। तो ये मतभेद थे। तो मणिपुर की जो शासक थे तो कांग्रेस ने भारत में मिलाने के लिए वहाँ के शासक से बात की, दबाव डालने के बाद क्या हुआ, मणिपुर के जो शासक थे वह भारत में मणिपुर को मिलाने के लिए तैयार हो गए। तो भारत सरकार को अपने इस कार्य में सफलता मिली और मणिपुर की इस घटना को लेकर
लोगों में क्रोध और नाराज़गी के भाव उत्पन्न हुए और जिसका असर आज भी मणिपुर के लोगों में देखा जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य का पुनर्गठन। राज्य के पुनर्गठन का मतलब है कि इसका पुनर्गठन, जो इसकी सीमा का एक गठन किया जाएगा। अभी अभी विभाजन हुआ था, देसी रियासतों को मिलाने की यादें भी ताज़ा थी, विभाजन की यादें भी ताज़ा थी, और फिर ये एक समस्या उत्पन्न हुई कि प्रांतों की सीमा का निर्धारण किया जाए। तो ये भी भारत के सामने एक चुनौती थी कि भारत की सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या फिर इस आधार पर किया जाए कि किस राजा का कितना क्षेत्र है, इस आधार पर किया जाए। तो ये एक चुनौती थी क्योंकि लोग चाहते थे कि इस राज्य की सीमा का जो निर्धारण हो, तो उस राज्य की सीमा का निर्धारण होना चाहिए तो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के नेता थे, उन नेताओं का मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो देश की अखंडता खतरे में आ सकती है, देश के अंदर अलगाववाद फैल सकता है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने इस प्रकार के प्रांतों की सीमा जो, जैसे कि भारत सरकार ने जो बनावटी जो क्षेत्र रखा, जैसे कि राजाओं ने जिस क्षेत्र को कब्जा किया था अभी उन्हीं को प्रांत माना गया, लेकिन इसे एक बनावटी मानकर इसे खारिज कर दिया गया था। तो 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था कि ये कहा गया था कि भारत का जो भी सीमा निर्धारण होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा। तो अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई क्षेत्र के आधार पर बनाया गया। ये समितियाँ ब्रिटिश राज के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में अपनाती थीं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आज़ादी और विभाजन के पश्चात स्थितियों में बदलाव आया। हमारे नेता को ये चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर यहाँ बंटवारा होता है तो देश में अखंडता खतरे में आ जाएगी। तो केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय को स्थानीय नेताओं और लोगों के द्वारा चुनौती दी गई। तो जो पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु, जो पुराने मद्रास के जो प्रांत के तेलुगु भाषाई इलाकों में इसका विरोध उठा और यह विरोध बहुत ज़्यादा उठ गया। मद्रास प्रांत के आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सम्मिलित थे। इसके कुछ भाग वर्तमान के केरल एवं कर्नाटक में भी लगते थे। तो विशाल आंध्र प्रदेश पृथक राज्य बनाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी। और यह आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर आंदोलनों में हिंसा भी हुई, लोग भी मारे गए। तो केंद्र केवल इस चीज़ में अटका हुआ था कि इस आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए हाँ बोला जाए या ना बोला जाए, क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गवर्नमेंट के। तो उसके लिए इस रवैये से इस आंदोलन को गति मिली कि सरकार हाँ कर रही है ना कर रही है, तो सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। इस वजह से इस आंदोलन को और ज़्यादा आग मिली और ये आंदोलन एक आग की तरह बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस के कुछ नेता थे जो दिग्गज नेता थे, गांधी, पोट्टी, श्री रामुलु, तो ये अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की इस भूख हड़ताल पर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जो ये श्री रामुलु थे, इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु से क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था ये और ज़्यादा फैल गया। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी, लोग बड़ी तादादों में सड़कों पर निकल आए, पुलिस फायरिंग होने लगी, लोग घायल हुए। तो यहाँ के विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। तो आखिर में क्या हुआ कि 1952 में 1952 के सितंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य के बनाने की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। तो इन संघर्षों को मजबूत करने के लिए इन संघर्षों से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया कि 1953 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये आप देख सकते हैं, जिसे 1953 में बनाया गया था। इस आयोग का कार्य
राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हो गया। इस अधिनियम के पास होते ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़िए और याद करिए। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर जो राज्यों की आकांक्षाएं जो मांग उठी भाषा को लेकर, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के आरंभिक वर्षों में एक बड़ी चिंता थी कि पृथक राज्य बनाने की मांग देश के लिए एक खतरा बन सकती है। देश में अलगाववादी भाषा को लेकर हमने जो किया है ये देश के लिए खतरा भी बन सकती है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में इसने लोकतंत्र को मजबूत किया। और आज 70 साल बाद भी आज हमारा भारत एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में एक छवि लेकर खड़ा है। तो हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कोरोना के चलते घर पर ही सुरक्षित रहें। धन्यवाद।